तो देखिए, पीछे हमने यहाँ तक बात कर ली थी। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ जो जो वैल्यू हम रखेंगे, इससे पहले आप इसको रख दीजिए अंदर। जब ये अंदर जाएंगी वैल्यूज, तो साइन रहेगा। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई अपॉन टी। और इसमें आप टी की जगह क्या डालोगे? T/2 एंड माइनस साइन ओमेगा। ओमेगा रखिएगा और इसको जीरो रख लीजिएगा। एनी प्रॉब्लम? नो। देखो किया क्या है, मैंने जो लिमिट मैंने ली थी, एक बार यहाँ पुट कर दी, एक बार यहाँ पुट कर दी। ठीक है। ये जो ओमेगा है, ये हो जाएगा आपका E0/R। और ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई। जी। ये क्यू के बराबर है, इस टी को ऊपर ले जाओ। टी E0/R। ये कितना है? 2 पाई। यहाँ पर क्यू आ जाएगा। अब देखो, यहाँ सॉल्व करो। साइन टी से टी कैंसिल, और इससे ये कैंसिल। तो कितना बचेगा? साइन पाई। जी। साइन पाई कितना होता है? साइन पाई 0। जीरो। माइनस साइन जीरो कितना होता है? साइन 0 0। कुछ फायदा तो हुआ नहीं। हाँ, एक काम करिए, ये जीरो हो गया ना सब। ये इसलिए हो गया। आप ये लीजिएगा साइन फंक्शन। क्योंकि देखिए, एक चीज देखिए, ये कॉस का जो ग्राफ है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और हम इसके यहाँ तक बात कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ से इसको लिया, 0 से पाई/2, T/2, मतलब पाई नहीं होगा या T/2 होगा। तो इसका और इस वैल्यू का सम, यार ऐसा तो नहीं आना चाहिए वैसा। कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन होता है। माइनस फिर भी बाहर ले लूंगा तो पुट करना पड़ेगा, प्लस प्लस फिर भी। एक काम करते हैं, इसको साइन लेकर करते हैं। जो वैल्यू आपने ऊपर ली थी कॉस, इसको साइन ले लो। देखो मॉडिफाई कर रहा हूँ यहीं पर ही। आप चाहे तो एक और चीज इसको समझ सकते हैं। साइन ओमेगा टी किया। स्क्रीन देख रहे हैं आप? जी सर। कहाँ नीचे देख रहे हैं आप तो? सॉरी। कॉस की जगह कॉस रिमूव करो, यहाँ पर साइन डालो। हर जगह से कॉस हटा लो अभी। कॉस, कॉस। ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल है। तो यहाँ इसका पर साइन ओमेगा टी। इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा ना? साइन, हाँ देखो, इंटीग्रेशन जो है हमारा किसका? साइन ए एक्स का। ये होता है माइनस का कॉस ए एक्स अपॉन ए। ये होता है। तो यहाँ पर आप साइन को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? माइनस का कॉस। ए नहीं है ना यहाँ पर, ए की जगह क्या है? ओमेगा। तो ओमेगा टी अपॉन ओमेगा आएगा। बाकी देखो सारी चीजें सेम रहेंगी, बस साइन की एक चीज चेंज कर दीजिएगा। तो वहां से आप ओमेगा बाहर ले लो, यहाँ क्या बचेगा? कॉस। अब आपको ये टर्म पुट करनी है यहाँ पर। सर माइनस का साइन बाहर। हाँ हाँ हाँ। माइनस का साइन बाहर ले लीजिए, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ भी रहेगा। हमारे पास क्या बचेगा? कॉस की जगह कॉस, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी, और टी की जगह T/2, माइनस कॉस की जगह कॉस
2 पाई की जगह 2 पाई और जीरो की जगह जीरो मल्टीप्लाई। तो उससे क्या होगा? अब देखिए आपके लिए इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल और इससे ये कैंसिल। कॉस पाई होता है -1। -1। और कॉस जीरो कितना होता है? 1। 1। तो ये वैल्यू आएगी। और यहाँ पर -1 माइनस -1, एक माइनस बाहर चल रहा था। माइनस प्लस हो जाएगा। आपका क्यू कितना हो जाएगा? क्यू हो जाएगा आपका, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ, और टी अलग, E0/R अलग, और 1/2 पाई अलग, इंटू -2 की जगह 2 रह जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा Q = T/पाई और E0/R। यही बचेगा। जी। ये बचेगा कि नहीं? हाँ जी। ओमेगा की वैल्यू मैंने डाल दी है यहाँ पर, Q/T। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। जी। यार ओमेगा क्यों रख रहा है इसमें? एक सिंपल, आप डेफिनेशन से अगर लिखना चाहेंगे इसकी इक्वेशन, तो लिखिएगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन में उसने बोला है, करंट की डेफिनेशन में बोला था उसने कि हम हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे, तो हमारा टोटल करंट आ जाएगा किसके बराबर? लिखा था आपने। जी। तो उसमें हमने एक एक्सप्रेशन के बराबर इसको लिखकर दिखाया था। लेकिन यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो लिखा गया है, ईएमएफ इज द मीन अल्टरनेटिंग करंट बाय द डेफिनेशन, वो क्यू जो है वो बराबर है आपका ई। एवरेज कैसे लेंगे? ई एवरेज लिख लो, और टाइम कितना है? T/2। ठीक है। जी सर। तो ये हमारे पास आ गया। यार ये तो नहीं आएगा, ये कैसे लिख लिया? Q = क्या होता है? Q होता है I × T, है ना? टी की जगह आप T/2 ले सकते हो, लेकिन आई की जगह तो आप आई की वैल्यू डालोगे ना। अगर यहाँ पर आई एवरेज दूंगा तो आई एवरेज की वैल्यू कितनी होती है? आई एवरेज की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ से E/R, ये होनी चाहिए। जी। और यहाँ पर आएगा T/2। अब सही है देखो, क्योंकि ये वाली वैल्यू मानिएगा डेफिनेशन से। अब आपके पास एक साइड Q है जो किसके बराबर है? इसके बराबर। और एक साइड Q इसके बराबर है। तो आप क्या कर सकते हो? आप लिखोगे यहाँ से, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये वाली वैल्यू लिख लीजिए। देखिए इधर देखिए, E/R और टाइम कितना है? T/2। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा आपका, ऊपर टी है, नीचे पाए है, और यहाँ पर E0/R। तो कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर? टी से टी। आर से आर, टी से टी कैंसिल। क्या बचेगा? आपका बचेगा ई एवरेज। ये 2 डिनोमिनेटर में था, ऊपर ले जाइए तो ये भी हो जाएगा 2/पाई। और यहाँ पर आपका आएगा E0। इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी पहले निकाल चुके हो, यानी कि जो आपका ई एवरेज आएगा यहाँ पर वो भी आएगा 0.636 टाइम्स ऑफ E0। तो आपने आई एवरेज निकाला, वो भी इतना आया। आपने ई एवरेज निकाला, वो भी इतना आया। थोड़ी कैलकुलेशन में यहाँ गलती हो रही थी, ऐसे नहीं करिएगा।
ऐसे कीजिएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपने यहां से भी क्या कंक्लूड करा, देखो आपको पता है कि आपका आई एवरेज का जो वैल्यू आया है वो किसके बराबर है, वो है 0.636 टाइम्स ऑफ आई नॉट। और जो आपका ई एवरेज का वैल्यू आया है वो भी कितना आया है, 0.636 टाइम्स ऑफ ई नॉट। ठीक है, ये दोनों वैल्यू जी सर। प्रूफ कराता है हमें। तो इसमें इंटीग्रेशन थोड़ा सा है। आपका अगला चैप्टर जब शुरू होगा ना इंटीग्रेशन का, अगला तो नहीं, मतलब जब इंटीग्रेशन आप पढ़ लोगे तो आपके लिए ये इंटीग्रेशन चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन मैंने फिर भी आपको कोशिश की है कि सिंपली आप ये याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स तो वो होता है साइन ए माइनस एक्स बाई ए। कॉस ए एक्स बाई ए। ये जी। कैसे आता है, इस सब चीजों की बात हम करेंगे किसमें, अपने इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में। तो आपको आई एवरेज और ई एवरेज समझ में आया कैसे निकालते हैं। जी सर। ठीक है, इसमें भी एक पॉइंट हम ऐड करेंगे, मतलब जो निकाला है उसी को इंग्लिश में लिख लेंगे कि दी एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ दी ई ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ईएमएफ इज कितनी है, नींद आ रही है क्या आपको। नहीं। 63.6% ऑफ इट्स पीक वैल्यू। आप चाहे तो मैं दोबारा करा दूं उसका डेरिवेशन। नो सर बस हम लोगों ने मतलब वो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी क्यों लिया मतलब अच्छा, गुड उसको ही क्यों क्वेश्चन। लिया। नहीं, उसको लेने का रीजन कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। वो कॉस से भी हो जाएगा, मैं कोई गलती कर रहा हूँ। ई इज इक्वल टू हमारा टी नॉट कॉस ओमेगा टी है ना, इससे भी हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे भी हो जाएगा। मैं कोई ना कोई गलती कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे नहीं होगा, वो हर एक ऑसिलेटिंग वैल्यू से हो जाएगा। तो मैं इसका आपको देखकर अच्छा। एक बार चेक करके बताऊंगा कि मैं कहाँ पर एक मिस्टेक कर रहा था। कोई ना कोई जरूर एक शॉर्ट मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से वो जीरो हो रहा है, वो जीरो नहीं होगा। जो हमारी वैल्यू आ रही थी जीरो हो रही थी, वो जीरो नहीं होगी। साइन पाई की वैल्यू जी। जीरो होती है। इसकी साइन पाई की। साइन पाए जीरो होता है, और साइन जीरो भी जीरो होता है। अब देखो, आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ पी एवरेज का। पावर जानते हैं आप कैसे निकालते हैं। पावर जनरली जो हम निकालते हैं उसके पीछे हमारा एक लॉजिक होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। वो लॉजिक और कॉन्सेप्ट का हमें नीड नहीं है, क्योंकि पावर हम बहुत पहले पढ़ कर आए हैं। आप ध्यान रखिएगा, सर नॉर्मली यहाँ पे पावर जो पावर पावर होती वर्क डन अपॉन टाइम होता है ना। है वी इंटू आई होती है। कितनी होती है, वी इंटू आई। वी इंटू आई। आपको सिंपली ये रखना है कि पावर जो होती है वो किसके बराबर होती है, वी इंटू आई के। अब जी। आपको जो पावर निकालनी है वो पावर एवरेज निकालना है, एवरेज पावर। तो वो क्या होगी, वो होगी वी एवरेज इंटू आई एवरेज। अब वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है, वी एवरेज का फॉर्मूला है आपका 0.636 टाइम्स ऑफ वी एवरेज को हम बोलते क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। इसी को हम ई एवरेज बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट एवरेज, जो कि किसके बराबर है, 0.636 टाइम्स ऑफ आई डॉट। ई नॉट। और आई एवरेज को हम लिखते हैं आई एम से भी, वो भी बराबर होता है 0.636 टाइम्स ऑफ आई नॉट। तो आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, 0.636 टाइम्स ऑफ ई नॉट
एंड 0.636 टाइम्स ऑफ आई नो। ये आपका पी एवरेज आ जाएगा। तो पी एवरेज आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आएगा? 0.636 मल्टीप्लाई बाय 0.636, ये आएगा 0.4044 ई नॉट आई नो। आई बात समझ? जी। अब हमारा अगला टॉपिक है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम दो तरह की स्पीड की बात करेंगे। जी। कुछ नहीं सर, मैं चार्ज कर रहा था इसलिए आवाज आ देखिए, रही है। हमने पढ़ा था हम दो तरह की वैल्यूज की बात करेंगे। पहले नंबर पर हम बात करेंगे, इसका नाम है एवरेज, या कह लीजिए अल्टीमेट। एवरेज अल्टीमेट नहीं होगा, एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ एसी। उसी के साथ दूसरे नंबर पर हमने बात करने की बात की थी, एवरेज के अलावा एक और स्पीड होती है इसकी, आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहला काम तो यही है कि आप उसकी डेफिनेशन लिखिए। आरएमएस क्या होता है? डेफिनेशन नहीं, फुल फॉर्म। वो होती है रूट मीन स्क्वायर। आपको जी। शायद नहीं पता होगा, मैं इसका एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको। रूट मीन स्क्वायर का मीन कैसे निकालते हैं? आपके पास एक पार्टिकल बहुत सारी, मतलब बहुत सारे पार्टिकल अलग अलग स्पीड से हैं, तो आप उन पार्टिकल की एवरेज स्पीड का ले लो स्क्वायर, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस और C3, जितने पार्टिकल्स हैं उनको डिवाइड कर देना है उस नंबर से। CN स्क्वायर। जितने पार्टिकल है एन से डिवाइड कर देना है और उसका रूट ले लेना है। तो जो यहाँ पर स्पीड आएगी उसी को बोलेंगे CRMS स्पीड। पढ़ा है? जी। ठीक है। तो ये RMS का मतलब वही है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। अब वो अल्टरनेटिंग करंट के लिए बात कर रहा है, स्पीड के लिए बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिखिएगा, इट इज द स्टेडी करंट वैल्यू। ये हेरिंग डालकर लिखिएगा, RMS स्पीड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्या सर? RMS स्पीड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। स्पीड ऑफ एसी। अल्टरनेटिंग करंट भी लिख लो ब्रैकेट में, क्योंकि हम अल्टरनेटिंग EMF के लिए भी तो बात करेंगे, RMS के लिए। जी। लिखा? इसके बारे में लिखिएगा, इट इज दैट स्टेडी करंट, इट इज दैट स्टेडी करंट which when passes through, which when passes through a resistance for a given time, a resistance for a given time will produce the same amount of heat, will produce the same amount of heat as alternating current does, as alternating current does in the same resistance and in the same time.
इन द सेम रेजिस्टेंस एंड इन द सेम टाइम। लिख लिया। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय आई आर एम एस, या फिर इसको आई बी से भी दिखाते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आई आर एम एस और आई बी। लिखा। जी। देखिए अब यहां से ना एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारा जो अगला काम रहेगा वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना रहेगा। रिलेशनशिप किस किस के बीच में? बिटवीन आपकी आई एवरेज, या आई एवरेज नहीं, आई आर एम एस, एंड सेकेंड वन इज आई नॉट। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना रहेगा, जैसे हमने इससे पहले किया था आई एवरेज और आई नॉट के बीच में। ठीक है। इस रिलेशनशिप की वैल्यू को आप एज इट इज याद भी रखिएगा, क्योंकि देखिए इस पर पुटिंग फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपको उसने बोला कि आई एवरेज बताओ, तो आई एवरेज होता है आपका 0.636 टाइम्स ऑफ आई नॉट। ई। ई नॉट नहीं, आई के साथ आई आएगा। और अगर आपको ई एवरेज निकालना है, तो ई डॉट आएगा। वो आएगा 0.636 टाइम्स ऑफ ई नॉट। आर एम एस में कुछ नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलता, बस एक चीज बदलती है, ये वैल्यू जो बीच में आ रही है। इस वैल्यू की जगह आपका गेन थोड़ा बढ़ जाता है, या कह लीजिए वैल्यू बढ़ जाती है, और आई आर एम एस जो आता है वो आता है 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट। और जो वी आर एम एस आएगा वो भी 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट आएगा। अब ये कैसे आएगा, ये हमारा कल का एम रहेगा, मतलब नेक्स्ट क्लास का एम रहेगा, इन दोनों चीजों को प्रूव करना। इस क्लास में हमने आई एवरेज और इसकी बात पूरी कर ली, उसके साथ साथ हमने एक पी एवरेज और पढ़ा कि वो कितना होगा। लेकिन यहाँ पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब कैलकुलेशन आपकी इजी रहेगी। बस दो बातें ध्यान रखिएगा, एक तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी जो होगा वो होगा माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ, ये आड़ा लिख रहा हूँ कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। ये होगा साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है। ये दो बातें बहुत जरूरी है ध्यान रखना इसके बारे में स्टडी करने के लिए। देखो मैंने जब ये चैप्टर पढ़ा था, या मैंने जब जिन बच्चों को, पढ़े हुए बच्चों को पहली बार पढ़ाया था, तो उनको इस चैप्टर में यही समझ में नहीं आता था कि करंट को हम वी अपॉन आर लिखते लिखते करंट को ऐसे कैसे लिखने लगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये एक अलग कैलकुलेशन होती है। ओमिक कंडक्टर के लिए आप करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। आप यहीं रख सकते हो, इसी से निकाल सकते हो। देखो इसी से कैसे निकालेंगे, आपने लिखा आई किसके बराबर है, यानी आई एवरेज किसके बराबर है, वो है 0.636 टाइम्स ऑफ आई नॉट। आई एवरेज की जगह आप लिख लो इसको ई एवरेज अपॉन आर, जो कि हो जाएगा 0.636 टाइम्स ऑफ ई नॉट अपॉन आर। अब रेजिस्टेंस तो नहीं बदलेगा, तो रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस कट जाएगा, और आपके ई एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.636 टाइम्स ऑफ ई नॉट। तो देखो ये चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मैं ये बता रहा था कि ये करंट ऐसे लिखते लिखते इस तरीके से क्यों लिखने लगे आप,
क्योंकि यहाँ जिस करंट की हम बात कर रहे हैं वो प्रोपागेट कर रहा है और उसके प्रोपगेशन को पढ़ रहे हैं। और उसका प्रोपगेशन कैसा है, उसका प्रोपगेशन जो है वो ऑसिलेटरी है। ऑसिलेटरी है। ऑसिलेटरी का मतलब जो चीजें अपनी पोजीशन के आगे पीछे मूव करती हैं उन्हें ऑसिलेटरी बोला जाता है। सेकेंड थिंग इज, जो मोशन है वो कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसे सिंपल शिफ्ट। हार्मोनिक, हाँ सिंपल हार्मोनिक है तो कोई ना कोई टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड बिल्कुल है। वो दो सिंपल हार्मोनिक को पसंद करता है, एक आपका साइन थीटा, एक आपका कॉस थीटा। तो जो जो इनके टाइम पीरियड होंगे वही उसका भी टाइम पीरियड होगा। जनरली इन दोनों का टाइम पीरियड 2 पाई ही होता है। तो ये पूरी बात आपके भेजे में बैठी। जी सर। तो आपके लॉजिक समझ में आ रहा है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एवरेज और आईआरएमएस का लॉजिक समझाता हूँ। एक बात बताओ, आपने गोल मतलब आपने फुटबॉल खेला, आपके यहाँ नंबर ऑफ मैचेस लिखे हुए, फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच, फोर्थ मैच एंड फिफ्थ मैच। यहाँ मैं आपकी परफॉर्मेंस लिखता हूँ नीचे। आपने पहले मैच में 2 गोल किए, दूसरे में आपने 3 गोल किए, तीसरे में आपसे एक भी गोल नहीं हुआ, चौथे में एक हुआ, और फिर उसके बाद आपने 4 गोल कर दिए। ये आपकी परफॉर्मेंस है। जी। अब इस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए रेहान की परफॉर्मेंस क्या है, या कोई भी रेहान की परफॉर्मेंस कलेक्ट करना चाहता है, तो वो ऐसा थोड़ी ना है। रेहान ने अगर 400 मैच खेले तो बताएगा कि भाई पहले मैच में इतने, दूसरे में तीसरे में इतने, चौथे में इतने मारे थे। उसके लिए हम आते हैं किस पर, एवरेज की तरफ। एवरेज होता क्या है, एवरेज बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी होती है। सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है इसके बीच में कितनी वैल्यू आ रही है। तो हम यहाँ नॉर्मली एवरेज निकालते हैं कैसे, 2+3+1+4/5, ये आ जाएगा 10/5। यानी रेहान ने पर मैच 2 गोल किए, ऐसे तो निकाला। जी। अब आपका मोशन तो हो रहा है ऐसा, इस तरीके का, ये टाइम पीरियड है, और इसमें एक इस तरह की मोशन में प्रोवाइडिंग दिख रही है। तो आप देखो ना यहाँ पर हो क्या रहा है। शुरू में आप एक गैप लो, इतना, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया आएगा। लेकिन अगर आप यही गैप यहाँ लोगे तो आपका एरिया से ज्यादा आ रहा है ना। अब इतना ही गैप अगर मैं बिल्कुल इससे मिलाकर ले लूं, तो ये स्ट्रिप कम कम एरिया कवर कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होने के पीछे रीजन है इस मोशन का बनना। मोशन कैसी है आपकी, ऑसिलेटरी मोशन है। भैया अगर ऑसिलेटरी मोशन है तो ये ऑसिलेट करेगा। तो आप इन सारी वैल्यू में कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा आ रही है। तो इससे तो उस करंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते ना आप, कि जो आई जी। आपका है, आई अल्टरनेटिंग करंट का जो वैल्यू है वो आप इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसलिए हम कहाँ जाते हैं, हम मानते हैं कि इनके अंदर तो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एंड दीज पार्टिकल्स हैव देयर ओन वेलोसिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को 2 तरह की वेलोसिटीज दी हैं। एक आपकी होती है जो एवरेज वेलोसिटी कहलाती है, तो दूसरी आप कहते हैं उसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इनकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो करंट कहलाएगा आई एवरेज। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कहलाएगा ई एवरेज। इनकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कहलाएगा आई आर एम एस। और जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो क्या कहलाएगा, वी आर एम एस। समझ रहे हो यार मेरी बात। जी सर। ठीक है, मुझे लगता है अब इतना ही रखना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है,
नहीं मैं भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं भी सेचुरेट हो रहा हूँ थोड़ा सा, सो के उठ तो गया